साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं, इनके लिए हमने जो आपके मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज प्रारंभ की है। आज उसके दूसरे दिन हम 25 ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो अभी तक के एग्जाम्स में डाटा को छोड़कर लगभग वैसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और अभी आने वाले एग्जाम्स में अगर आंकड़ों की बात ना करें तो लगभग ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। मतलब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं आज के सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद ₹403.2 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता मतलब जितना उसने लिख रखा था उतने में ही बेचता, तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मतलब ये हुआ सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस कैसे होता है। एक दुकानदार जाके सामान खरीदता है, खरीदने के बाद वो उस पर लेबल लगाता है, तो जो खरीदा वो हो गया क्रय मूल्य, लेबल लगा दिया वो हो गया अंकित मूल्य। अब उस पर वह कुछ छूट दे करके सामान को बेच देता है तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो जो खरीदा गया वो क्रय मूल्य, जो लेबल लगाया गया वो अंकित मूल्य, जो बेचा गया वो विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वही कहलाता है लाभ या हानि। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। सवाल को पहले हम एक बार सीधे सीधे देखें कि अंकित मूल्य पर उसने 16 की छूट दी और कितने में बेच दिया? 403.2 में। 16 की छूट का मतलब कितना हुआ? 16% मतलब 100 में से 16 को घटाया, 100 रुपए उसने लिखा था, 16% कम किया मतलब 84 रुपए में बेचा। मतलब 84% की वैल्यू ये दी गई है। यदि वह कोई छूट नहीं देता, मतलब जितना उसने रेट लिख रखा था उतने में ही अगर उसने सामान को बेच दिया होता तो उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। इसका मतलब ये जितने में उसने सामान खरीदा था उससे 28% उसने अंकित मूल्य लिखा हुआ था और 16% की छूट के बाद इतने में बेच रहा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब पहले आपको 84% से आपको 100% मिल जाएगा, मतलब उसने अंकित मूल्य कितना रखा था। अब उतने में ही सामान बेचा, इसका मतलब 28 का लाभ कमा रहा है, मतलब 28 ज्यादा, मतलब 128% की वैल्यू उतनी हो गई। अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हम हमेशा कितना लेते हैं? 100%। अब देखिए इस सवाल को डील कैसे करना है। पहले मैं बात कर रहा हूं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस मतलब बात हो रही है किसकी? अंकित। अब देखिए अंकित मूल्य पर उसने 16 की छूट दी, मतलब मामला हो गया 84% का, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 403 पॉइंट। ठीक है, अब अगर इस दशमलव को मैं हटाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 12 सतह 84, 70, 12 दूनी 12 त्याई 36, 4 43, 12 त्याई 36, 7 72, 12 छंग 72। 7 से कटेगा क्या? 7 चौक 28, 7 से कट रहा है, ये हो गया 10, 7 चौक 28, 7 अठे 56, मतलब 10% की वैल्यू कितनी है? 48। ठीक है, अब आपको निकालनी कितने की वैल्यू है भाई? निकालना तो हमें यह है कि उसने लिख कितना रखा था। तो मैं एक काम करता हूं, एक जीरो यहां लगा देता हूं और एक जीरो यहां लगा देता हूं। मतलब उसने जो रेट लिख रखा था वो लिख रखा था 480 रुपए, 16% की छूट दिया और सामान को बेच दिया 403 रुपया और 20 पैसे। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है कि ये 16 की अगर वो छूट न देता, मतलब सामान को इसी प्राइस पर बेच दिया गया होता, इसी प्राइस पर बेच दिया गया होता, मतलब ये क्या हो जाता? उसका विक्रय मूल्य। ये हो जाता उसका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना? 28% का लाभ। 28% के लाभ का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 128% के बराबर है, और 128% की वैल्यू कितनी है? 480 रुपए। ये बात किसकी हो रही है? एसपी। ये एसपी की बात। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसको काटूं तो 16 अठे 128, 16 तिया 48, 2 से और कट जाएगा, 2 चौके 8, और ये कितना हो गया? 15। मतलब 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 15 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा था? ये तो विक्रय मूल्य है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। तो क्रय मूल्य अगर 100% है तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 की वैल्यू। अब आप देखिए कैलकुलेशन में जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 की वैल्यू दी गई है
तो 4 को 100 बनाने में मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 25 का। मतलब यहाँ पर भी मैं 25 का गुणा मार दूंगा तो 25 पंचे 125, 25 एक कम 25 और 12 37। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 375 रुपए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए इस पूरी कहानी को समझिए। विक्रेता ने क्या किया था? 375 रुपए में सामान को खरीदा था, 480 रुपए उस पर कीमत लिख दी थी, ठीक है, और 403 रुपए 20 पैसे में वह उसको बेच रहा था 16% की छूट के बाद। अब उसका मूड हुआ कि नहीं यार सामान ज्यादा बिक रहा है, छूट देने की जरूरत क्या है। तो उसने कहा जितने रुपए लिख रखा है हम उतने में ही बेचेंगे। तो लिख कितना रखा था उसने? 480 रुपए। 480 रुपए जब उसने लिख रखा था तो उस पर लाभ उसको हो रहा था 28% का। मतलब मामला था 128%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? ये देखिए सवाल। 4,750 रुपए की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5/1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6,840 थी। ध्यान दीजिएगा, देय धनराशि 6,840। मतलब ये बात किसकी हो रही है? मिश्र धन की। और 4,750 ये बात किसकी हो रही है? मूलधन की। यहां ध्यान रखिएगा, जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है या जो पैसा उधार दिया जाता है या जो पैसा कहीं लगाया जाता है वो मूलधन है, और जो हमें उसके बदले में प्राप्त होता है वो कहलाता है मिश्र धन। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है लाभ कह लीजिए, अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है तो। और अगर आपने किसी को उधार दे रखा है या बैंक में जमा कर रखा है तो आप उसे ब्याज के रूप में कह सकते हैं। मतलब 4,750 रुपए उसने लगाए 5.5 साल के लिए, उसको 6,840 रुपए मिले, दर आपको निकालनी है। अब बात हो रही है साधारण ब्याज की। जब कभी भी ये डाटा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर सीआई से सवाल पूछा जाएगा तो 4 साल से ऊपर सामान्य तौर पर नहीं जाता है। ठीक है, जब भी ये डाटा बड़ा होगा मतलब साधारण ब्याज ही ऐसा पूछता है। अब आप इसमें देखिए कि साधारण ब्याज की जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है? प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज जो होता है वो समान हो। प्रत्येक वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो अब आप खुद ही देखिए कि यहां पर जो ब्याज उसको मिल रहा है, ब्याज जो उसको मिल रहा है मतलब जो एसआई उसकी है, तो ब्याज बराबर होता क्या है? मिश्र धन और माइनस मूलधन होता है। अब हमारा मिश्र धन है कितना? हमें मिला है 6,840 रुपया, और उसने लगाया कितना था? 4,750 रुपया। मतलब 14 में से 5 चला गया 9, 7 में से 7 चला गया 0, 2,090 रुपए उसने ब्याज के रूप में कमाए। 4,750 रुपए लगाए, 6,840 रुपए उसको मिश्र धन के रूप में मिला। मतलब ब्याज उसने कितना कमाया है? 2,090 रुपए। कितने साल में कमाया है? 5.5 साल। 5 से ही 1/2 का मतलब कितना हुआ? क्या आप उसको 5 दूनी 10 से 11/2 वर्ष भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5 से ही 1/2 वर्ष का मतलब हुआ 11/2 वर्ष। ठीक है, यही तो हुआ। तो ये उसने कमाया है इतने में, तो आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। और 1 वर्ष का ब्याज कितने पर? मूलधन तो 4,750 ही है, बस वो आप निकाल लीजिए तो आपको दर अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये हुआ। सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया 2,090, ये मैं 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूँ, 1 वर्ष का ऐसा ही निकाल लेता हूँ। तो 2,090 रुपए उसने कमाए थे कितने सालों में? 11/2 सालों में। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पहुंच जाएगा। अब आप 11 से काट लीजिए, तो 11 कम 11, 11 नहीं है 99, 190 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 380 रुपीज, 380 रुपए। अब ये 380 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, कितने रुपए का? 6,840। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगी? अब आपको निकालना तो दर था भाई, तो चलिए ठीक है दर निकाल लेते हैं। तो दर कितनी हो जाएगी? दर बराबर 1 साल का मैंने क्यों निकाला है ये बात ध्यान रखिएगा। चाहते तो इसमें दर का जो फॉर्मूला है, दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है साधारण ब्याज बटे समय। ठीक है, और गुणे कितना? 100। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। अगर 1 साल का निकालेंगे तो उसमें बेनिफिट ये है कि आप इसको मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं सवाल आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन आप इसको मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भैया इसको 11 से काटना है, तो 11 कम 11, 11 नहीं है 99, 190 और 11/2 है मतलब 380 रुपए। तो 380
और बटे कितना है 7850, कितना है सॉरी 6840, और गुणे कितना हो जाएगा ये, ठीक है भाई काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 19 से कट सकता है, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 19 दिया 57, 11 114, 19 छक्का 114, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 18, अब इसको काटोगे 2 से काट दिया, ठीक है, 2 9 18, और ये कितना हो गया 50, ठीक है। तो 50 बटे 9 वर्ष, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 11 9 99, 11 बटे 2 वर्ष, ठीक तो है। 2090 इसको घटाने में गड़बड़ हो गई क्या, 14 में से 5 चला गया 9, 7 में से 7 चला गया 0, 6 में से 4 चला गया 2, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष का ऐसा ही इतना ही आएगा। 6840, सॉरी 6840 तो आपका मिश्र धन था, मूलधन कितना था 4750 रुपया, 380 बटे 4750 और गुणे कितना 100, ये देखिए काट लीजिए भाई, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 पन्ना 95, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब उत्तर हो जाएगा 8% दिया गया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप अगर इसको डायरेक्ट लगाते तो आप देखिए साधारण ब्याज कितना निकाला था आपने, साधारण ब्याज आपने निकाला था 2090, समय कितना था 11 बटे 2 और गुणे कितना हो जाता ये, ठीक है, समय गुणे मूलधन होता ये मूलधन, और मूलधन कितना है हमारा 4750, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे, और ये 50 है, ये भी कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर कभी छोटा, यहाँ तो 11 बटे 2 था, अगर ये 5 वर्ष होता तो आप सीधे 5 का भाग दे देते, 1 साल का निकल आता, उसमें मूलधन का भाग देके 100 का गुणा कर देते तो आपको दर मिल जाती। समय के मामले में होता, अगर मान लीजिए हमसे दर की बजाय अगर समय पूछा गया होता तो समय यहाँ आ जाता है, दर यहाँ आ जाता है, बात खत्म। आप चाहो तो इसको हल कर लो तो भी आपको उत्तर यही मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए पाइप ए किसी टंकी के 50%, 50% का मतलब कितना होता है आधा, क्यों, क्योंकि 100% का मतलब होता है पूरा, तो 50% का मतलब हुआ आधा, तो आधे भाग को 4 घंटे में भरता है, आधे भाग को अगर वो 4 घंटे में भरता है मतलब पूरे भाग को वो 8 घंटे में भरेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, वो 12 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। पाइप टंकी की बात है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक व्यक्ति एक काम को 8 घंटे में, दूसरा 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो भैया सीधी सी बात यह है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो 50% भाग है, 50% भाग है, वो कितनी देर में भर रहा है 4 घंटे में। तो 100% जो भरेगा वो कितनी देर में भरेगा, 50 दूनी 100 मतलब 4 गुणे 2 मतलब कितने घंटे में भरेगा ये। अब देखिए ए उसको भर रहा है 8 घंटे में, बी उसको भर रहा है 12 घंटे में, आपको निकालना है दोनों मिल करके कितनी देर में, तो ये तो टाइम है, टाइम है। अब टाइम है तो हमें पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना भाई कि टंकी की क्षमता कितनी, तो 12 और 8, वही मैं क्या करता हूं, इन दोनों का हमें क्या निकालना होता है एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 8 है 12 है, 4 सबसे बड़ा ये है, 4 तिहाई 12, लेकिन 2 इससे नहीं शामिल है तो 2 आप इधर ले लोगे तो 12 दूनी 24, मतलब जो वर्क है या आप ये कह सकते हो कि जो टंकी की क्षमता है वो 24 है। तो इफिशियंसी 24 में से 8 का भाग 3, 24 में से 12 का भाग 2, दोनों को मिला करके जो क्षमता हो गई वो हो गई 5, तो 24/5। अब 24/5 घंटे मतलब कितना हुआ 24/5, 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है 4/5। अब इसमें ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, पुणे 60 कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, मतलब उत्तर हो जाएगा 4 घंटे 48, 4 घंटे 48 मिनट दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। सवाल में कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया ये घंटा और मिनट था, देखिए 24/5 का मतलब ये हुआ 4 सही 4/5, तो ये 4 तो पूरा पूरा ले लिया हमने, ये 4/5 घंटे है,
तो अगर इसको मिनट में बदलना है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4/5 घंटे में 4/5 गुणे 60, तो कितना हो गया ये 48 मिनट। मतलब उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटे और 48 मिनट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सवाल, व्यंजक वर्ड बॉस। वर्ड बॉस में हमारा तरीका क्या है, ब्रैकेट को पहले हल करना है, और ब्रैकेट में भी बड़ा, मझला और छोटा। तो सबसे पहले छोटे को हल करेंगे, फिर मझले को हल करेंगे, फिर बड़े को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों चीजें हैं, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना। अब आप देखिए इस सवाल में, सवाल आपको कह रहा है 95 भागे 15 बटे भी हो सकता था, माइनस 34 भागे, ये मझला कोष्टक लग गया, 18 माइनस 4 भागे 3 गुणे 12 गुणे 9 मझला बंद, ये है आपका। अब आप देखिए सबसे पहले मुझे इसको हल करना पड़ेगा, 12 त्याई 36। तो अब अगर मैं इसको हल कर दूं, चूंकि छोटा है ये, तो आपका सवाल बनेगा क्या, 18 माइनस 4 भागे 36 गुणे, अब ये आपका मझला कोष्टक लग गया। ये देखिए अब मैं किसको हल करूंगा, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, चूंकि ये तो माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 4/36 गुणे 9, तो 9 चौके 36, 4 एकम 4, और ये 18 यहां पर पहले से आई है। तो अब ये बचा क्या, 18 माइनस 1, मतलब यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 17। अब देखिए आप यहाँ पे कितना है, ये कितना है, अब ये तो कोष्टक तो खत्म हो गया, तो अब ये बचा 34 भागे 17 और गुणे कितना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको हल करोगे तो ध्यान दीजिएगा, 17 दूनी 34, 34 से कम 34 मत कर दीजिएगा। ज्यादातर बच्चे ऐसी ही गलतियां करते हैं। ये हो सकता था अगर गुणे की बजाय यहाँ पे का लिखा होता, 17 का, तब हम पहले ये का वाले को हल करते, फिर भाग वाले को हल करते। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, भाग और गुणे है, तो सबसे पहले तो हमें भाग वाले को हल करना है। मतलब 34/17 गुणे 2, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4। अब मैं पूरा सवाल ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 95/15 और माइनस कितना हो जाएगा ये 4, तो 15 चौके 60, तो 95 माइनस 60/4 या 35/4, तो 4 8 32, 3 बचेगा 8 सही 3/4। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। दिया हुआ है कि नहीं भाई, 95 माइनस 34, ठीक है, 17, 34 भागे 17 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। 95 15 35, 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है, 8 सही 3/4। किसी में दिया ही नहीं है क्या, क्या गड़बड़ है सवाल में, कुछ तो सवाल में गड़बड़ है। देखते हैं क्या दिक्कत है भाई सवाल। देखिए कितनी छोटी सी गड़बड़ है, 15 है यहाँ पे सवाल कितना है 15। देखिए ये 15 है, ये 15 है, 5 त्याई 15, 5 सते 35 और 7/3 का मान ये 17 है। यहाँ पे 7/3 का मान हो जाएगा 2 सही 1/3, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, सवाल को आप देखिए कैसे निकालना था। 12 त्याई 36, ये भागे के बाद कोष्टक लगा हुआ है तो ये नीचे जाएगा, 9 चौके 36, 36 36 कैंसिल, 1 बचा, 18 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 17। और अब ये 34 भागे 17 गुणे 2, तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 4 आ गया।
ये 95/15 माइनस 4, यहां तक तो आप तुरंत पहुंच सकते थे। तो 15 चौके 60, 95 में से 60 गया 35, 35/15 मतलब 7/3। उत्तर कितना? 2 सही 1/3। मेरा आपको सजेशन ये कि ये वाली जो प्रक्रिया है इसको आप मेंटल कैलकुलेशन से कीजिए, क्योंकि अगर इसमें आप टाइम किल करने लग गए तो ये पूरा सवाल लगाने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाएगा और पूरा समय आप खराब कर जाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है एटलीस्ट ये कोष्टक वाला, इसको तो मेंटल कैलकुलेशन से किया जा सकता है, क्योंकि बटे सही वाला मामला तो है नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए, एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, दोनों क्या है? 3√2 मतलब बराबर है। ठीक है, सवाल में फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण की बात नहीं की गई है, इसकी बात हो रही है वक्र पृष्ठ की। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ही समान होता है। कितना होता है? 4πr²। फिर बोल रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां शंकु में संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl और नीचे वाला जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल πr²। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? πr+l। ठीक है, अब आपको बोल रहा है तो शंकु की ऊंचाई कितनी, दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर कर दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। अब ऊंचाई डायरेक्ट नहीं निकलेगी, यहां पर तिर्यक ऊंचाई निकलेगी। तिर्यक ऊंचाई क्यों निकलेगी? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊंचाई का फॉर्मूला तो है ही नहीं। फॉर्मूले में क्या यूज होता है? एल। ठीक है ना, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आपके पास आ जाएगी, त्रिज्या आपके पास आएगी, ऊंचाई आप निकाल सकते हो। अब देखिए सवाल को लगा के देखते हैं। ठीक है, गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार, लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। मतलब सवाल जो आपको कह रहा है वो बोल रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का। अब देखिए, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने बताया, चाहे बात की जा रही हो वक्र पृष्ठ की चाहे संपूर्ण पृष्ठ की, गोले का यही होता है। और शंकु का कितना होता है? πr+। अब आप देखिए, r इसका ये कैंसिल, पाई इसका ये। ठीक है, अब यहां से r की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 3√2, दोनों में ही दी गई है। तो 4 × 3√2 = r कितना है? 3√2, दोनों का बराबर ही है, और प्लस कितना हो जाएगा? l। अब आप देखिए 4 × 12 और इसको इधर ले आएंगे तो l = हो जाएगा 12√2 - 3√2 मतलब हो जाएगा 9। अब आप देखिए l आपके पास आ गया है, r उसने पहले से दे रखा है, निकालना क्या है? h। ठीक है, तो h बराबर होता क्या है भाई? तो h बराबर होता है l², l बराबर होता है h², निकालना h है, मैं लिख l रहा हूं, h बराबर होता है l² - अब देखिए यहां पर एक समस्या ये है कि यहां पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा। ट्रिपलेट क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि √2 लगा हुआ है, तो यहां पर ट्रिपलेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए l कितना है? l है आपका 9√2, तो इसका स्क्वायर। r कितना है? तो 3√2, तो इसका स्क्वायर, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट। अब आप देखिए कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, 81 × 2 कितना हो जाएगा? ये 162। 3 × 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? √144, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। यही आपकी ऊंचाई है, और दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, केवल एक चीज आपको पकड़ करके चलनी है, और वो आपको पता होनी चाहिए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बीच का फर्क क्या है। गोले के मामले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान होता है, इसलिए उसने गोले के लिए सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है, ना तो उसने वक्र पृष्ठ लिखा है ना संपूर्ण पृष्ठ लिखा है। लेकिन शंकु के मामले में उसने संपूर्ण पृष्ठ दिया है। क्यों? क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? x बराबर ये दिया हुआ है, तो x - 7 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये सवाल रेशनलाइजेशन का है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 - √3 है,
तो 2 माइनस रूट थ्री को कैंसिल करने के लिए 2 प्लस रूट थ्री का गुणा, तो ऊपर और नीचे दोनों गुणा होगा, तो नीचे तो आ जाएगा 4 माइनस थ्री, तो 1 ही आएगा। ऊपर जब आप 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 7 और 2 दूनी 4 और कितना रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, और x माइनस 7 दिया हो तो 7 और 7 कैंसिल, 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो 4 चौके 16 और 16 तिया 48, ये आपका उत्तर है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल आपको कह रहा है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यू दी गई है x। अब चूंकि ये रूट 3 का मामला है तो मैं एक काम करता हूं, इसको और इसको, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, इसका परिमेयीकरण कर लेता हूं। a माइनस बी का फॉर्मेट है, अगर मुझे रूट हटाना है तो मुझे a प्लस बी के फॉर्मेट का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां भी 2 प्लस रूट 3, यहां पर 2 प्लस रूट 3, मतलब 2 प्लस रूट 3 का ये कितना हो गया होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब आप देखिए इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहां करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 3, ये तो एक ही बचेगा। अब यहां देखो अब कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, तो 4 3 7, आपसे पूछ रहा है x माइनस 7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7 प्लस 4 रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसकी वैल्यू अगर मैं पेस्ट कर दूं 7 प्लस 4 रूट 3 और माइनस 7 है, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब सिंपली 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16 और 3 48, ये आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, जब कभी भी अभी इसमें रेशनलाइजेशन की बात आएगी तो इसमें बहुत सिंपल सवाल आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं। सीधा सा फंडा ये है कि यहां पर आप देखिए अगर इसको मैं रूट 2 प्लस रूट 3 कर देता, रूट 4 प्लस रूट 3 कर देता, रूट 4 माइनस रूट 3 कर देता, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाता कि नीचे तो 4 माइनस 3 का ही मामला है। अब ऊपर जो मामला है वो कितना हो जाता 4 प्लस 3 प्लस 2 गुणे 4 रूट 4 इंटू 3, मतलब रूट 12 की बात हो जाती। रूट 12 का मतलब होता है 2 रूट 3, 4 रूट 3, और वही आपके पास बचता, क्योंकि 4 3 7, 7 में से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, देखिए a प्लस बी का वह अधिकतम, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, अधिकतम और न्यूनतम। इसका सवाल है भाई जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 100 एंड 100 15 से विभाज्य, 15 का मतलब कितना हुआ 3 और 5। 5 के लिए हम क्या देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 5 और 0। 3 के लिए हम क्या देखते हैं संख्या का सम क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए अधिकतम पूछ लिया, अगर न्यूनतम पूछ लेता 5 के मामले में, अगर न्यूनतम पूछता तो हम 0 लेते। अधिकतम पूछ रहा है मतलब एक डाटा तो बिल्कुल क्लियर है कि लास्ट की वैल्यू कितनी है 5। सवाल में जो आपको कह रहा है वो बोल रहा है 4 5 2 3 a 6 0 b। इसको डिवाइड किससे करना है 15 से। 15 का मतलब हुआ 3 गुणे 5। अब देखिए 5 के लिए ये जो v का मान है ये कितना होना चाहिए, या तो 5 और या तो ये होना चाहिए। अब देखिए बात किसकी कर रहा था वो अधिकतम की, मतलब इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, मतलब b की वैल्यू तो 100% कितनी हो गई 5 हो। अब हमको किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या चाहिए सम चाहिए, संख्या के अंकों का सम। तो सम अगर मैं करता हूं जोड़ता हूं अगर मैं, तो 5 4 9 2 11 11 3 14 14 6 20 20 और 5 कितना हो गया 25। 20 और 5 कितना हो गया 25। अब देखिए अगर मुझे 3 से काटना है तो 25 प्लस 2 मतलब कितना बनाना पड़ेगा मुझे 27। अब अगला डाटा अगर 2 है तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू पहली छोटी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फिर अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 5, तो फिर अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब आपको अधिकतम लेना है तो 2 भी नहीं ले सकते 5 भी नहीं ले सकते, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आपसे पूछ रहा है a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी आ गई है 8, b की वैल्यू कितनी आ गई है 5, मतलब आंसर हो जाएगा
ठीक है, यही अगर न्यूनतम बोला होता तो हमारा सवाल का ट्रैक बदल जाता। फिर हम क्या करते, 5 को नहीं लेते, किसको लेते, शून्य को लेते। और अगर मैं शून्य को लेता तो फिर क्या होता, 4 5 9 2 11 11 3 14 14 6 20 आता। 20 आता तो फिर अगला डाटा जो कटता है वो कितना कटता है, 21। 1 हो जाता, फिर 4 हो जाता, 3 ही 3 के अंतर से कटेगा, 4 फिर 7। और न्यूनतम पूछता तो फिर मैं 1 लेता तो 0 + 1 उत्तर 1 आया। ठीक है, तो यहां पर चूंकि आपसे अधिकतम पूछा गया है, 15 की बात की गई थी, मतलब 3 × 5 की, तो सबसे पहले चूंकि यूनिट डिजिट ही हमारे पास नहीं था और 15 से अगर 5 से विभाज्य करना है तो यूनिट प्लेस या तो 5 होगा और या तो 0 होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, बी से ए तक 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है, इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपने भी पढ़ रखा होगा, ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना, तो औसत चाल क्या होती है, 2ab/a + b। हाँ, अगर ये 3 या 4 हिस्सों में बटी होती तो फिर सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, 3 हिस्सों में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 4 हिस्सों का अगर मामला रहता है तब फिर वहां पे सवाल को लगाने का तरीका बदल जाता है। अब आप देखिए, 2 हिस्सों की बात की गई है, मतलब जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, ये कितनी हो जाएगी, 2ab/a + ये हो जाएगी। अब आप देखिए, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, मतलब जाने के लिए 74 था, आने के लिए 111, तो 2 × 74 × 111 / 74 धन 111। अब देखिए, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 11 7 18 कितना आ जाएगा, 185। तो 2 × 74 × 111 / 185। ठीक है, अब इसको काटना एक इशू है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगर 5 है तो मैं इसे 2 तो दे सकता हूं, अगर मैं 2 दे दूं तो 18 दूनी 36 और 1 37 आएगा, 370 बन जाएगा। ये 370 मतलब ये कट जाएगा, फिर मतलब ये 37 से कट रहा है डाटा, 37 पना 185, 37 दूनी 74, 2 दूनी 4, 444 और बटे कितना है 5, तो 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40, उत्तर हो जाएगा 88.8 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बेसिक सवाल है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में मामला तब थोड़ा सा टेढ़ा होता है जब दूरी समान होती है लेकिन वो कई हिस्सों में बटी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि 2 ही हिस्सों में बटी हुई थी तो सिंपल से सवाल में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ये देखिए सवाल किसका है, a/2 2a + 3 a/4 3a/5 की माध्यिका 6 है। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। अगर n = विषम है, तो n + 1/2 वें पद का मान। ठीक है, और अगर सम है तो n/2 में पद का मान और n + 2 + 1 में पद का मान। ठीक है, तो अब यहां पर आप खुद देखिए कि यहां पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 और 5 पद है, मतलब तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पद जो होगा वही होगा क्या, हमारी मीडियन माध्यिका। लेकिन पदों को हमें बढ़ते क्रम में रखना है या घटते क्रम में रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए तो सभी जगह है, तो हमें करना क्या, देखिए ए की वैल्यू, इसकी अगर वैल्यू 1 है तो 1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, 2/3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.67, 1/4 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 और 3/5 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। क्योंकि क्यों, हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखना है और इसकी वैल्यू को तो हम एक ही मान करके चलेंगे। अब आप इसमें देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा, देखिए इसको एलसीएम से मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए 2 3 4 और 5 एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 छक्का 120, डाटा बड़ा हो जाता। जब आप एलसीएम से भी कर सकते, देखिए ए था, a/2 था, 2a/3 था, ठीक है, और a/4 था और 3a/5 था। अब अगर आप इसका एलसीएम लेता तो कितना आ जाता, 120, तो ये तो 120 ही हो जाता, ये 60 हो जाता, ये 40 दूनी 80 हो जाता, ये 30 हो जाता,
और ये कितना हो जाता है 6, ये 180। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ओ सॉरी 72, 24 पंचे 120 और 24 तिहाई 72। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए यहां से भी आप देख सकते थे सबसे छोटा है a/4 और सबसे बड़ा कौन सा है 2a/3। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से भी इसको अरेंज करता हूं, अब आप देखो इसके हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करता हूं या उसके हिसाब से भी देखिए सब 0.25 मतलब a/4। अब आपको इसे पूरे 6 पद करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तीसरे पद का ही मान हमें निकालना है। फिर 0.25 के बाद 0.5 मतलब अगला मामला कितना हो जाता है a/2 का। फिर 0.6 तो कितना हो जाता है 3a/5 का। फिर किसका 0.67 मतलब 2a/3 और सबसे बड़ा है। अब इसमें भी आप देख लो, देखो इसमें सबसे छोटा 30 ये a/4, फिर 30 के बाद कौन सा 60 ये a/2, फिर इसके बाद कौन सा 72 3a/5 ये आ गया, फिर इसके बाद कौन सा है 80 तो ये 2a/3 ये आ गया और सबसे बड़ा है 120 तो ये आ गया। अब चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप ऐसे करो, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आपका ठीक है तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना भाई, ये 1 है, ये आधा है, ये चौथाई है, 5 छके 30 0.6 और इसको अगर हल करेंगे तो 1/3 का मान 0.33 होता है, तो 2/3 का मान 0.66 होता है। अब आप यहाँ पे देख लो कि जो मध्य पद है मतलब 5 + 1/2 मध्य पद इसका कौन सा है 3a/5 और इसकी माध्यिका मुझे कितनी दी गई है 6 मतलब इसकी वैल्यू 6 के बराबर होनी चाहिए। तो 3a/5 इज इक्वल टू 6 दिया है तो a बराबर हो जाएगा 6 × 5/3, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 मतलब a का मान हो जाएगा 10 और दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो माध्यिका में आपको कुछ करना नहीं होता है, माध्यिका में सबसे पहले आपको जो अनुक्रम दिया गया है, जो संख्याएं दी गई हैं उसे या तो आप बढ़ते क्रम में सेट कर दीजिए और या तो घटते क्रम में सेट कर दीजिए। फिर दूसरी बात आप ये देखिए कितनी संख्या है, अगर विषम है मतलब 5 है 7 है 11 है तो बीच वाली संख्या माध्यिका होगी, और अगर सम है तो आधी और एक उसके बगल वाली। ठीक है, 10 है तो 5वां प्लस 6ठा उन दोनों का औसत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है, 1/2 से कम है। अब आप देखिए 1/2 की वैल्यू मोटा मोटा 0.5 होती, 0.5 होती। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसको भाग दूं, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं 1/2 की, तो मैं एक सीधा सीधा एक काम करता हूं, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं दशमलव लगाने के बाद तो 0.5 आएगा। अब यहाँ देखिए 8/5, 8/5 मुझे दिख ही रहा है कि ये वाला डाटा जो है बड़ा है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। 1/2 से कम पूछा, ज्यादा पूछा होता तब फिर इसको हम कंसीडर कर सकते थे। अगला वाला देखो 11/21, फिर मैं वही करूंगा 0 लगा दूंगा, अगर 21 पंचे 105 होता है, लेकिन 110 तो बड़ी है, अब मुझे चाहिए इससे छोटी 0.5 से कम आना चाहिए, मतलब ये वाला मान भी हो नहीं सकता। अगले वाले में देखो कितना है 150 बटे कितना हो जाएगा ये 31, 31 पंचे 5 कम 5 5 तिहाई 15, ये हो सकते हैं क्योंकि 0.5 में 155 आना चाहिए लेकिन ये 185 है, मतलब ये हो सकती है। अगली वाली देख लीजिए कितना दिया है 5/9। अब आप देखिए इसको अगर मैं 50 बनाऊंगा तो 9 पना 45, 5 ज्यादा है, मतलब ये भी नहीं हो सकती, मतलब 100% मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15/31, 15/31। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं था सवाल में, सवाल को तो केवल आप देख के टिक कर सकते थे। यहां पर सीधा सीधा ये कि ये 10 बनाने के बाद 2 पंचे 10 5 बार भाग जा रहा, मतलब 0.5 की वैल्यू। यहां तो 8/5 अंश बड़ा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पे देखो आप 21 में अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 105 आएगा, लेकिन 110 है, आपसे पूछ रहा कम। यहां पर मैं देखूं तो 31 में अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 155 आएगा, दिया है आपको 150, मतलब ये आपसे उससे 1/2 से कम है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक विद्यालय में कक्षाओं में 5, 6 और 7 में 360, 520 और 280 छात्र हैं। ठीक है, इन छात्रों को यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। ठीक है, प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए, प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र होने चाहिए, तो प्रत्येक बस में बैठने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल, लंबा सा दिख रहा है, सवाल किसका है HCF का।
अधिकतम का मतलब HCF, न्यूनतम का मतलब LCM। अब आप देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या है, प्रत्येक बस में रुकने वाले छात्रों की संख्या। तो इसका प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, इसका कोई लेना देना है क्या? सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं। क्यों? हाँ, इसका लेना देना तब होता जब ये पूछ लेता कि बसों की संख्या कितनी होगी, बसों की संख्या कितनी होगी, तब मेरे को इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब आप देखिए आपको सिंपल सा है, सवाल डाटा क्या दिया हुआ है, 360, 520 और 280। इसका आपको क्या निकालना है, HCF। मैंने आपको बताया HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर शून्य वाला है तो सबसे पहले शून्य को हटा दो और इसके बाद घटा करके देख लो। मतलब HCF के लिए आप उसके फैक्टर्स करने की बजाय अगर संख्या को घटा करके निकालोगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। आंसर क्यों तुरंत निकल जाएगा भाई? सीधी सी बात यह है कि संख्या में, संख्या के योग में, संख्या के अंतर में सभी जगह HCF उपस्थित रहता है। अब आप देखिए मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इस जीरो को गायब कर देता हूं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 28, ये हो गया 36, ये हो गया 52। अब मैं इनका HCF निकालूंगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 16 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। अब आप देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई कि या तो इसका HCF 8 है और या तो 8 से कम है, ये तो पक्का है। अब 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 का भाग तो 28 में ही नहीं जा रहा, 36 में भी नहीं जा रहा, 52 में भी नहीं जा रहा। 8 का मतलब ये होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, 2 इसमें शामिल है। 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये भी शामिल है। 2 का भाग ना तो इधर जाएगा, 8 का भाग ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, मतलब ये नहीं। मतलब इसका HCF कितना है, 4, और जीरो आपने हटाया था तो HCF कितना हो गया, 40। वही जीरो आप दोबारा वापस लगा दीजिए। दो जीरो होते मैं दोनों जीरो हटा देता, बाद में वापस ले आता। ठीक है, मतलब छात्रों की संख्या कितनी होगी, 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगर बसों की संख्या पूछा गया होता तो अब आप देखिए 40 है तो 40 नहीं है, 9 बसें यहां लगती, 13 बसें यहां लगती और 7 बसें यहां लगती, तो 9, 13 और 7, 13, 7, 20, 9, 29। मतलब एक में बैठेंगे कितने, 40 छात्र, और बसों की संख्या कितनी होगी, 29। तो अगर बसों की संख्या पूछी गई होती तो फिर इस 40 का भाग मैं इसमें भी देता, इसमें भी देता, क्योंकि 360 छात्र, 40 छात्र एक बस में बैठ रहे हैं तो 360 ले जाने के लिए मुझे 9 बसें चाहिए, 520 ले जाने के लिए मुझे 13 बसें चाहिए, 280 ले जाने के लिए मुझे 7 बसें चाहिए। तो सीधा सा मतलब ये हो जाता कि फिर बसों की संख्या हो जाती 29। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से 2.25 अधिक है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी, सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। क्या था, ज्यादा हो गया, मतलब मान लीजिए ये अंक की बात नहीं होती, मुझे किसी को 9 रुपए देने थे, ठीक है ना, क्या गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया। देना था 99 और मैंने दे दिया उसको 9, 90 रुपए मेरे पास बच गए। बाद में मुझे जो है लगा कि हम 90 रुपए बच रहे हैं, तो जितने लोग हैं सब में मैंने बांटा, तो सब में बांटा तो 2.25 रुपए सबके पास जाता है। मतलब ये हुआ कि 90 रुपए की जो वैल्यू है वही वैल्यू तो है संख्या गुणे 2.5, 2.25। वो 90 रुपए ही तो सभी में बटे हैं जो ज्यादा हुए। तो अंकों का जो अंतर था, बेसिकली अंकों का जो अंतर था ये कितना था भाई, ये था 99 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 90। और सभी को चूंकि ये 90 अंक जो है ये 2.25 बच्चे हैं, और मान लीजिए बच्चों की संख्या कितनी हो गई, x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 बटे 2.25, दशमलव हटा दीजिए तो 100 का गुणा, तो 25 नहीं है 225, 25 चौके 100, 9 दहम 90, मतलब छात्रों की संख्या कितनी थी, 40। दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको आप इस तरह से समझिए, मैं 2 का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए 2 लोग थे, मुझे उनको 15-15 देना था, 15-15 देना था, मतलब 30 रुपए थे मेरे पास, 30 रुपए थे मेरे पास। अब मैंने क्या किया कि गलती से जो है 15 के बजाय मैंने इसको 5 दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बच गए, 10 बच गए। तो इन दोनों को फिर कितने ज्यादा मिल जाएंगे, 5 ज्यादा मिल जाएंगे। 5 ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि ये 10 बच गए थे और 2 लोग थे, तो कितना हो गया, 5 ज्यादा दिए,
5 ज्यादा दी, तो संख्या अगर मुझे निकालनी होती तो 10/5, मतलब कितने लोगों के बीच में बांटा गया है? 2 लोगों के बीच में। तो यहां पर मूल चीज ये थी कि आपको अंतर देखना था। तो अंतर कितने का है टोटल अंकों में? 90 का। औसत में कितने का है? 2.25 का। तो संख्या बराबर कुल अंक और अधिक अंक। ठीक है, कम भी होता तो भी हम यही करते, ज्यादा होता तो भी हम यही करते। ठीक है ना, तो सवाल में कोई दम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 25 नहीं है 225, 9 और 9 कट गया, 10 चौके 40। 36 सेंटीमीटर लंबाई 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काटकर निकाली जाती है। ठीक है, निकाल दी गई। धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखिए, बचा हुआ भाग टोटल शीट थी। सवाल भी जो कह रहा है वो ये है कि एक ऐसी टोटल शीट थी, एक टोटल शीट थी। अब इसमें से ये 3 वृत्त काट लिए गए, एक काट लिया गया, फिर 2 काट लिया गया, 3 काट। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ, इसको तो अलग कर दिया। जो बचा हुआ हिस्सा है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल रहा है वो क्या है? इस आयताकार शीट और माइनस इन तीनों वृत्तों का क्षेत्रफल। आयताकार शीट का क्षेत्रफल और तीनों वृत्तों का क्षेत्रफल का जो योग है। अब आप देखिए, सवाल में आपको कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल की बची हुई शीट बोल दीजिए आप, चाहे आप बोल दीजिए बची हुई शीट का क्षेत्रफल बोल दीजिए, और चाहे आप इसे वर्ग का क्षेत्रफल बोल दीजिए। जो उसने दिया हुआ ये तो दोनों बराबर ही। बराबर कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल माइनस 3 वृत्तों का क्षेत्र। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि 3 ठो है तो एक में तो पाई आर 1 स्क्वायर, दूसरे का पाई आर 2 स्क्वायर और तीसरे का पाई आर 3 स्क्वायर। अब आप देखो ये ऐसा लिखना ठीक है क्या? भाई पाई को बाहर निकाल दो, R1 R2 R2 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए लंबाई कितनी दी गई है? 36। इसकी लंबाई कितनी है? 36। चौड़ाई कितनी है? 16। 16 छके 96, 16 तिया 48 और 9 57, 576 आ गया। ठीक है, और यहां माइनस कितना हो जाएगा? ये 22/7, सॉरी ऊपर वाले माइनस 22/7। R1 कितना है? 6 का स्क्वायर, फिर कितना है? 4 का स्क्वायर, और फिर कितना है? 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये कितना हो गया? 22/7, 6 हम 36, 4 चौके 16, ये 36 हो गया, ये 16 हो गया और ये 4 हो गया। तो 16 4 20 और 36 56, ये 56 है। तो 7 8 56। तो अब बचा कितना आपके पास? 576 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना बचेगा? ये 4। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा का, ये होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितना है? ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर √400, मतलब उत्तर हो जाएगा 20। और दिया गया है किसमें? दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में केवल एक बात समझने की है कि अगर किसी भी शीट से, देखिए 2 चीजें, एक तो यह है कि सवाल में पूछता है इसको गला करके ये बना दिया गया, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? समान। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एक हिस्से से कोई हिस्सा काट करके निकाल लिया गया, जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया? आयताकार शीट्स में से 3 वृत्त काटे गए, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो आयत के क्षेत्रफल और तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर होगा, और वही हमने कर दिया। आयत का क्षेत्रफल सिंपल लंबाई गुणे चौड़ाई, और वृत्तों का क्षेत्रफल ये, चूंकि 3 वृत्त थे, R1 अलग था, R2 अलग था, R3 अलग था। अगर सिंपल एक ही होता, एक ही त्रिज्या के होते तो हम क्या करते? एक का निकाल करके उसमें 3 का गुणा मार देते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए सबको पता है 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है और 9 का 3 होता है, ये आपको पता है। लेकिन दशमलव का मामला है। दशमलव क्या होता है? जब अंदर जाता है तो पेयर में जाता है, बाहर आता है तो पेयर से सिंगल में आता है। अब यहां देखिए 2 दशमलव है, मतलब यहां से दशमलव का 1 अंक बाहर आएगा। यहां पर 2 है
तो दशमलव के 2 अंक बाहर आएंगे, यहाँ पर भी 1 है तो दशमलव का 1 अंक बाहर आएगा। ये होता क्यों, देखिए इसका मामला ये है, अगर मैं मान लीजिए 0.4 में 0.4 का गुणा करूंगा तो 4 चौके 16, ये 0.16 होगा। या मान लीजिए कि अगर मैं 0.2 में 0.2 का गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 0.04 होगा। तो इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो ये 0.4 होगा, इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 0.2 होगा, 0.2 होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब वर्गमूल जो है बड़ा आता है वर्ग से। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप खुद देखो कि यहां पर एक पेयर बन रहा तो दशमलव के बाद 1 अंक। अब यही अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 0.0004, ये 2 पेयर हो जाते तो उसका वर्गमूल कितना हो जाता 0.02, ये बन जाता। ठीक है, यही चीज यहां पर देखिए, इसका वर्गमूल कितना होगा 0.5 प्लस 2 गुणे, यहां पर देखिए 7 तो होगा लेकिन 2 पेयर है, 2 पेयर है तो यहां लगाना पड़ेगा, और माइनस 0.3, यहां एक ही पेयर है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, एक ही में लगाना, ये गुणा है। अब आप देख लीजिए 0.5 इंटू 2 सत्ते 14, 1 4 और माइनस 3 त्रिकाई 9, लेकिन 2 अंकों में है, ये हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 0.64 और माइनस 0.09, 64 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा, 64 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 55, और ये 0.55, ये आपका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें जो ध्यान रखने की थी वो आपसे जो एग्जामिनर जानना चाह रहा था वो ये जानना चाह रहा था कि दशमलव का वर्गमूल निकालते आपसे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक किसी वस्तु को 12,300 रुपए में खरीदता है, 200 रुपए भाड़े पर व्यय कर देता, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया 12,300 प्लस 200 12,500। ठीक है, वह इस वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेच देता है, जो उसी वस्तु को 6% के लाभ पर सी को बेच देता। ठीक है, जैसे सामान आया, एक के पास आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है थोक विक्रेता के पास गया, तो इसने 10 का लाभ लिया और उसने 6 का लाभ लेकर के उपभोक्ता को बेच दिया, दोनों लाभ ही हो रहे हैं। तो 10 और 6 का एक समेकित लाभ आप निकाल सकते हो। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2,915 अधिक अंकित करता, मतलब सी ने जो खरीदा भाई 12,500 रुपए में 10% और 6% के 2 लाभ लिए गए, तब ये सामान किस तक पहुंचा, सी तक पहुंचा। सी ने क्या किया, उस पर उसने 2,915 रुपए अंकित कर दिए ज्यादा और 10% की छूट पर बेचा, मतलब अंकित तो किए लेकिन फिर उसने उसको 10% की छूट दे दी, मतलब जो अंकित किया था 100% अगर मैं उसको मानूं तो 90% में उसने सामान को बेच दिया। तो सी द्वारा अर्जित लाभ, तो मतलब हमें क्या चाहिए, सी का चाहिए क्रय मूल्य और सी का ही चाहिए विक्रय मूल्य। अब सी का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सी का क्रय मूल्य देखिए, ए ने जो सामान खरीदा है वो खरीदा था 12,300 में, प्लस 200 रुपए उस पर खर्चा कर दिया था, मतलब इसका क्रय मूल्य हो गया था 12,500। ठीक है, अब देखिए 10 का लाभ और 6 का लाभ, ठीक है, तो आप चाहो इसको 90/100 और 6 का लाभ 10 का लाभ मतलब 110/100 और 6 का लाभ मतलब 106/100, मतलब सी का जो क्रय मूल्य है, मैं सी के सीपी की बात कर रहा हूं, सीपी की, तो ये 12,500 था, इस पर 10 का लाभ मिल गया बी को और ए को, और 6 का लाभ मिल गया किसको, ये हो गया मामला। देखिए 1010101010 25 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 2 पंचे 10 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसको गुणा करना है, तो यहां पर कैलकुलेशन में इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए ये है 12,500 और यहां कितना है 25, मैं पहले 25 में 53 का गुणा करूंगा तो 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125 और 7 132। अब इसमें अगर मुझे 11 का गुणा करना है तो 2 अंक जोड़ते जाइए, तो ये हो गया 5 5 2 7 3 2 5 3 1 4 और ये 1, ये क्या है सी का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये हो गया इसका सी का क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य उसने क्या किया, उस पर उसने 2,915 रुपए ज्यादा लिख दिए, तो ये कितना हो गया 5 5 10 7 1 8 और 1 9,
9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 17,490 रुपए। ये क्या हो गया उसका अंकित, ये उसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब उस पर उसने क्या कि 10% की छूट देने के बाद बेचा। तो 10% की छूट देने के बाद बेचा मतलब 17,490 रुपए। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, विक्रय मूल्य की। तो 17,490 रुपए में 10 की छूट दे दिया मतलब मामला हो गया 90। ठीक है, 1 2 1 2 कितना हो गया ये, 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44, 9 7 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15। ये हो गया। तो अब जो लाभ आएगा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और रुपए में पूछा हुआ है, प्रतिशत में तो पूछा नहीं। तो जो लाभ हुआ सी को वो कितना हुआ, 15,741 माइनस कितना दिया है, इसका क्रय मूल्य कितना था, 14,575। ठीक है, अब आप देखिए 11 में से 5 चला जाएगा 6, 6 वाला डाटा एक ही है। आप चाहो तो इसको हल ही मत करो, सी है। वैसे आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो। 13 में से 7 चला गया 6, 6 में से 5 चला गया 1, 5 में से 4 चला गया 1। ये आपका उत्तर। हाँ, यहां पर कुछ जगहों पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप यूनिट प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हो और यूनिट प्लेस से आप यहां तक पहुंच सकते हो। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि आपको प्रोसीजर भी पता होने चाहिए। इस सवाल में मूल रूप से वो कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सीधा सीधा है। केवल वो आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो बेसिक है वो आपको पता है कि नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक संख्या का वर्ग। अब या तो आप इसे क्या बना लो, तो या तो हम इसको एक काम करें कि भैया इसका धनात्मक संख्या का वर्ग है तो संख्या हो गई x, 5 गुने से 6 अधिक है, ये हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, -5x - 6 बराबर 0। अब जोड़ने घटाने पे 5, गुणा करने पे जोड़ने घटाने पे 5 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6। लेकिन माइनस वाला मामला है, 3 2 तो हो नहीं सकता, जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि -3 -2 ले लोगे तो +6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इसका एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि माइनस माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस है तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस है तो आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल में इस तरीकों का अडॉप्ट नहीं करते। देखिए यहाँ देखिए, आप 8 8 64, 8 पंचे 40, 6 46, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। 9 9 81, 9 पन्ना 45, 6 51, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 6 6 36, 6 पंचे 30 और 6 36, उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जब कभी भी इस तरह का कोई छोटा सवाल आए तो सवाल को लगाने से बेहतर यह है कि आप ऑप्शन पे, कल के भी उस वीडियो में भी आपने देखा था, ठीक है, तो वहां पर भी सवाल कैसे लग गया था, तुरंत कैसे, बाई ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी आदत भी आप लोग डाल करके रखिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया गया। ठीक है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,800 रुपए है तो निवेशित धनराशि ज्ञात। ठीक है, ठीक है। अब आप खुद एक चीज देखो, 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह कितना हो जाएगा, ये 12 + 4 बराबर कितना हो गया, ये 16 माह बराबर कितना हो गया 16 माह। और 8 मासिक किस्तों की बात हो रही है, 8 मासिक किस्तों की बात हो रही है। मतलब अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, मतलब आपको जो CI निकालना है वो कितने वर्ष का निकालना है, 2। और जो दर है, दर तो अगर 12 माह के लिए 18% है, ठीक है, तो 8 माह के लिए कितनी हो जाएगी भाई, 18/12 और गुणे कितना 8। ठीक है, काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 छके 18, मतलब दर कितनी हो जाएगी, ये 12%। ये हो गया मामला, ये हो गया मामला। आप चाहते तो 12 ढेले 18, 8 ढेले 12 ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट निकल जाता, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रहे तो। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि सवाल में आपको बोल रहा है 8 मासिक तो यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलती है भाई। अब या तो आप 112 गुणे 100, 112/100 करके कर लो, या दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था
कि भैया क्या करने की जरूरत है। अगर अगर मामला 2 साल का है तो मामला ये होता है 2 और 1। अब चूंकि हमें मूलधन तो दिया नहीं गया है तो यहां पर तो ये मामला कितना हो जाएगा 12%, और ये हो जाएगा 12 गुणे 12%, तो ये कितना हो जाएगा 1.44%। अब आप देखिए कितना हो गया, 12 दूनी 24% और प्लस 1.44%, मतलब ये हो गया 25.44%, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3800। ये आपका मामला है। और आपसे पूछ क्या रहा है, निवेशित धनराशि पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 100%। ये आपको निकालना है। मैं फिलहाल में इसको आप लोगों के लिए मिटा देता हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं था सवाल में। अब आप देखिए सवाल में आपको दिया गया है 25.44%। 25.44% की वैल्यू कितनी दी गई है 3816। ठीक है, अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ये डबल जीरो आ जाएगा, 2544 हो जाएगा, 2544 हो जाएगा। ठीक है, 4 से तो ये कट ही रहा है, दिख रहा है मुझे। मैं काम करता हूँ, पहले 4 से ही काट देता हूँ। 4 छांग 24, 4 त्याई 12, 4 छांग 24, 4 निया 36, 2 4 पंचे 20, 4 चौके 16। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 6 3 9 6 15, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 6 से काट देता हूं मैं इसको, तो 6 कम 6 0, 6 6 हम 36। इसको अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, सॉरी 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 नहीं है 54। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 106 बराबर कितना हो गया 15,900 रुपए। ठीक है, 53 से कटेगा क्या, हाँ कट तो रहा है। 53 दूनी 106, 53 त्याई, ये देख लीजिए आप। तो 100% आपसे पूछ रहा है, 100% आपसे पूछ रहा है, मतलब कितने का गुणा करना है 50 का, तो यहां भी आप कितने का गुणा कर दो 50 का, तो 5 त्याई 15 और ये 3 जीरो, और उत्तर कितना हो जाएगा 15,000। उत्तर कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, दिया गया कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो सवाल में यहां तक सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल वास्तव में आपका यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से। और जब 12% यही अगर मान लीजिए 13% होता तो 13 दूनी 26, 13 13 में 169 मतलब 1.69, तो 26 और 1 27, 27.69%, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। अगर अंतर की बात की गई होती तो अंतर केवल ये कहलाता है। अगर मान लीजिए यहां पर बोल दिया गया होता चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर कितना हो जाता 1.44%। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का बताया हुआ है कि सीआई कैसे निकालेंगे, एसआई कैसे निकालेंगे और डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो जब कभी भी डायरेक्ट सीआई दे दिया गया हो, धन की बात न की गई हो तब, और जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो तब, दोनों ही स्थानों पर आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोला सवाल, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 रुपए की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो समान धनराशि पर x + 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर 1 वर्ष का मामला हो, 1 वर्ष की बात हो, तो 1 वर्ष का अगर रेशियो XY है, किसका, मैं मूलधन और मिश्र धन की बात कर रहा हूं, तो 2 वर्ष के लिए यही रेशियो क्या हो जाता है x² और y² का। और अगर बात 3 वर्ष की हो रही हो तो ये रेशियो कितना हो जाता है x³ और y³। तो जब कभी भी आपको मिश्र धन और मूलधन दोनों दिया गया हो, दर आपसे पूछी जा रही है, तो आप तुरंत में रेशियो निकाल दो, तुरंत में रेशियो निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखो समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, गणना कैसी है 8 मास। अब सीधी सी बात है कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24, और 8 माह की गणना है, मतलब मामला कितने का है 3 का। मतलब जब आप मूलधन और मिश्र धन को हल करेंगे तो जो भी डाटा आएगा वो क्यूब में आएगा, क्यूब में आएगा, क्योंकि मामला 3 का है, 3 साल का है। अब आप खुद देखिए यहां पर जो हमारा मूलधन था, मैं रेशियो डायरेक्ट निकालता हूं। देखिए ये था 7,800 और इधर कितना था 10,381.8। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहां 0 आ जाए,
अब आप देखो ये वाले डाटा को तो बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, लेकिन ये केवल 13 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। पहले मैं 13 से ही काटता हूं। देखिए 13 से अगर मैं काटूं, क्यों काट रहा हूं, क्योंकि उत्तर बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, तो 13 छंग 78, 6000, 13 सते 91, 13 अट्ठे 13 सते 91, 12 बचेगा 128, 28 13 नहीं है 117, 11 बचेगा 111, 13 अट्ठे 104, 7 बचेगा 13 छंग 78। ठीक है, अब मैं इसको 6 से काट देता हूं, तो ये हो गया 1000। ठीक है, और इसको अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 कम 6, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 कम 6। अब आप देखिए 3 वर्ष का मामला था, मतलब मामला किसका होना चाहिए, क्यूब का। अब ये हमें दिख रहा है कि ये मामला कितना है, 10 का क्यूब, और ये मामला किसका है, 11 का क्यूब। मतलब जो स्थिति है वो है 10 से 11 की। मतलब ब्याज कितनी मिली है, 1 रुपया 10 रुपए पे। तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 1/10 गुणे 100, मतलब कितनी हो गई ये दर हमारी, 10। ये हो गया मामला, 10% दर हो गई, 10% हमारी दर हो गई। अब आप देखिए सवाल में अगेन वो बोल रहा है कि अब दर को कितना कर दिया गया है, x + 10%। गणना अर्धवार्षिक है और 1 साल का ब्याज निकालना है। तो 6-6 महीने की कितनी साइकिलें बनेंगी, 2 साइकिलें बनेंगी। 6-6 महीने की कितनी साइकिलें बनेगी, 2 साइकिलें बनेगी। अब जो नई दर है आपकी, नई दर है वो कितनी हो जाएगी, 10 + 10, मतलब कितना हो गया, 10% + 10%, मतलब कितना हो गया 20%। और 20% का मामला कितना होता है, 1/5, मतलब स्थिति हो जाएगी 5 से 6 की। और चूंकि 2 साल का मामला है तो 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर का, यही तो कहानी है आपकी। अब इसको मैं मिटा देता हूं आप लोगों का। देखिए अब स्थिति हो गई 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, मतलब मामला होना चाहिए 25 से 36 का। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 7800 रुपए। आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 25 से 36 का, इसको आप काट लीजिए। तो 25 चौके 100, 4 अठे, जो यहां आएगा वही यहां गुणा होगा, तो 4 अठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 31। अब देखिए 36 दूनी 72, दो किसी में है क्या, 78 सही था ना, ठीक था। 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ओ हो, क्या गड़बड़ कर दी हमने। नई दर हो गई 20%, लेकिन कैसे गिर रहा है, अर्धवार्षिक। तो 20 से फिर तो वो 10 हो गई, 10 हो गई, मतलब मामला फिर से कितना हो गया, फिर से कितना हो गया, ये जो है अर्धवार्षिक किया उसने, अर्धवार्षिक किया उसने, तो ये 20 का फिर से कितना हो गया, ये 10%। और 10% का मतलब होता है 1/, ठीक है। मतलब ये जो मामला मैंने 20 का निकाल दिया है, मतलब फिर से मामला कितने का है, 10 से 11 का, 2 साल का है, इसलिए ये हो जाएगा। मतलब 100 से डाटा कितना होना चाहिए, 121। यही तो कहानी। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 78। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आप 78 का गुणा मार दीजिए। 8 कम 8 इकाई में 8 आना चाहिए, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगर आप इसको गुणा करना चाहो तो 121 का मतलब 11 गुणे 11 है। अब अगर 78 में करूंगा तो 8, 8 7 15, 7 1 8, फिर 11 का गुणा करूंगा तो 8, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, 8 और 1 9, 9438। ब्याज पूछ रहा था, तो ब्याज तो ये 121 होगी ही नहीं ना, ब्याज कितनी हो जाएगी, सॉरी ये तो मिश्र धन है। ब्याज है कितनी, 21, तो 21 गुणे 78। ठीक है, तो 21 अट्ठे 168, 16 21 सत्ते 21 सत्ते 7 कम 7 147, 147 147 और 6 153 163, ये आपकी ब्याज हो जाए। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, जो 121 था, 121 मिश्र धन है, 100 मूल धन है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 21 रुपए। तो जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता और आप ये देख रहे हो, और जो लड़के एग्जाम दे के आ रहे हैं उनसे आप ये पूछ भी लेना कि अभी जो सवाल आ रहे हैं वो इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं, जिसमें सवाल में बेसिक फार्मूले से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसको रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर बोला कोण PQR और कोण PSR का अनुपात 11:7 है। 11 7 18, मतलब एक 110 होगा, एक 70 होगा। ठीक है, PQ बराबर QR है, तो कोण OPQ ज्ञात कीजिए। ये आपको लगाना पड़ेगा। देखिए
ये है आपका कोई, ठीक है, मान लीजिए ये है पी क्यू आर, उसने किसकी बात की, पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर ये वाला और पी एस आर, ये कौन से कोण हो जाएंगे, सम्मुख कोण, और चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, मतलब ये क्या हो गया 11 + 7 बराबर 180, मतलब 18 बराबर 180, मतलब 1 बराबर कितना हो गया 10, तो पी क्यू आर और पी एस आर मतलब ये हो जाएगा 110 का, और ये हो जाएगा, पहली कहानी तो ये हो गई। दूसरा आपको बोल रहा है पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू और क्यू आर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर है। अब देखिए दो भुजाएं बराबर दे दिया, तो अब इससे क्या है, आपसे पूछा क्या है सवाल में, ओ पी क्यू, ओ वृत्त का केंद्र है कहीं पर, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र। अब सवाल को निकालना कैसे, सवाल को निकालना कैसे, चूंकि आपसे पूछ क्या रहा है, ओ पी क्यू, इसकी बात कर रहा है वो, सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस एंगल की बात वो कर रहा है, इस एंगल की, ये ओ है। अब ये जो दो लाइनें दी गई हैं इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो मतलब होगा, तो आप त्रिभुज की तरफ जाओ ना भाई, त्रिभुज में क्या लिखा था, त्रिभुज के नियम में क्या है कि त्रिभुज की जो दो सम्मुख भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक कोण तो आपको दिया ही है। तो मैं एक काम ये करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं, इसको मैं मिला देता हूं, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, तो अब आप देखिए ये अगर 110 है तो ये दोनों मिलाकर के क्या होने चाहिए 70, और दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 70 डिग्री, 70 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 35, लेकिन अभी भी हमारा हल नहीं निकला चूंकि ये वाला एंगल अभी हमें नहीं मिला है, ये वाला एंगल हमें नहीं मिला है। तो अब ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं इस वाले हिस्से से, तो अब आप ये देखिए कि ये पूरा एक चाप हो गया, इस चाप से केंद्र पर बना हुआ कोण और इस चाप से कहां पर बना हुआ कोण, कहां पर बना हुआ कोण, देखिए ये चाप है, इस चाप से ये परिधि पर बना हुआ कोण है 70 डिग्री, और ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण, ठीक है, मतलब ये ओ जो है थोड़ा सा इसी के द्वारा जो है ये, इसके द्वारा तो ये 70 है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, और अगर ये 140 है, अगर ये 140 है तो देखिए इसके द्वारा ये डाली गई त्रिज्या, ये भी डाली गई त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, बराबर होने चाहिए, तो अगर ये बराबर है तो 140 है तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितने का हो जाएगा 20 का, तो ये वाला जो पूरा कोण है ये कितने का हो जाएगा 55। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसमें त्रिभुज भी आ गया, चक्रीय चतुर्भुज भी आ गया और चाप भी आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये सवाल देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए यहाँ 81 है और यहाँ 3 है, ठीक है, और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो अब हम ये तो जानते हैं ना कि 81 भी 3 की घात में ही आता है, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना भाई, 3 की घाते 4 और गुणे 0.16 और गुणे 3 की घाते 0.36, अब आप इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.64 और ये हो जाएगा 0.36, अब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 3 की घाते 0.64 प्लस 0.36 मतलब जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल में केवल आपको यह ध्यान रखना है गुणे का चिन्ह लगा वो मतलब कहीं ना कहीं आधार समान होगा, तभी तो घात या तो जुड़ेगी या घटेगी, गुणे लगा हुआ है तो जुड़ेगी, ठीक है, भाग लगा होता तो घट जाती, तो यहां पर क्या है हमने क्या किया 81 को 3 की उसमें ले लिया, 3 का आधार बना करके सवाल हमारा तुरंत आ गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, देख लीजिएगा सवाल मनी मन हो सकता, 42 का आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो गया ये 21, इससे 12 कम है मतलब कितना हो गया ये, ठीक है,
तो किसी संख्या का 1/8 कितना है? 9। सवाल में कुछ है क्या? संख्या का 1/8 कितना है? 9 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 8 गुणे 9 मतलब संख्या हो जाएगी 72। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में, ठीक है, ये नाव की चाल है। धारा की चाल 5/6 मीटर प्रति सेकंड है। तो धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब यहाँ पे नाव की चाल तो प्लस उसमें दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, और धारा की चाल किस में दी गई है? मीटर पर सेकंड में। और यहां पर जो मुझे दूरी दी गई है ये किलोमीटर में दी गई है। तो मैं एक काम करता हूं, ये मीटर को मैं किलोमीटर बना लेता हूं। तो बड़े छोटे को जब मैं बड़ा बनाऊंगा तो बड़े का गुणा करना पड़ेगा। इन द सेंस अगर मैं बात करूं 5/6 मीटर पर सेकंड की, तो क्या हो जाएगा? 5/6 गुणे 18/5, ये और ये कैंसिल, 6 तिया 18, मतलब ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, धारा के विपरीत जो चाल होती है ये क्या होती है? ये होती है नाव की चाल और माइनस धारा की चाल। नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब नाव की चाल कितनी दी गई थी? 11। धारा की चाल कितनी है? 3, मतलब कितनी हो गई? 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी कितनी दी गई है? 36। चाल कितनी है? 8। 4 दूनी 8, 4 नहीं 36। 9/2 घंटे। 9/2 घंटे का मतलब हुआ 4 घंटे 30 मिनट। 9/2 का मतलब कितना हुआ? 4.5 घंटा। 4.5 घंटे का मतलब कितना हुआ? 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों के स्थान पर रखने पर संख्या 6 से विभाजित हो। 6 का मतलब कितना हुआ? 6 का मतलब हुआ 2 गुणे 3। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में क्या बोल रहा है? 2 4 3 1 2, ये है सवाल में। अब अगर ये 2 से विभाजित है तो के का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये तो कुछ भी हो सकता है इन पांचों में से। लेकिन 3 से विभाजित करने के लिए अंकों का सम, और मान कौन सा पूछा हुआ है? के का वह अधिकतम। ये बात ध्यान में रखनी है, अधिकतम और न्यूनतम में। अब आप देखिए, जो दिया गया है उसका सम क्या है? 4 2 6 3 9 1 10 10 2 12 12। अब देखिए, अब 12 में अगर मैं शून्य को जोड़ूंगा तो कट जाएगा। ठीक है, मतलब शून्य तो हो सकता है। 12 में अगर मैं 2 को जोड़ूंगा 14, नहीं कटेगा। 12 में 4 को जोड़ूंगा 16, नहीं कटेगा। 12 में 6 को जोड़ूंगा 18, कट जाएगा, ये हो सकता है। 12 में 8 को जोड़ूंगा 20, नहीं हो सकता। मतलब या तो वैल्यू हो सकती है 0 और या तो वैल्यू हो सकती है 6। और आपसे पूछा क्या है? अधिकतम, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 6। दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 12 स्वयं विभाजित था तो 0, न्यूनतम पूछा होता तो मान 0 हो जाता। अधिकतम पूछा हुआ तो बाय वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 11 15 20 और 30 में से प्रत्येक में के इज लेस देन 0 घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। 2k + 2 और 3k स्क्वायर का मध्य अनुपात निकालिए। ठीक है, पहली बात, जब जोड़ने और घटाने की बात आती है तो सवाल को डील कैसे करते हैं। आप लोग अभी तक कैसे कर रहे थे वो आप लोग देखना, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपको निकल जाएगा। 11 15 20 और 30। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना आ गया? 4। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना आ गया? 10। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 6। ठीक है, एक डाटा आपका ये हो गया। दूसरा डाटा देखिए, 11 15 20 और 30। तो गुणा कैसे करते हो आप? ऐसे, ये कितना है? 330 और ये कितना है? 300। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। 6 बराबर कितना हो गया? 30, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 5।
अब आप चाहे तो इसमें 5 घटा दो, चाहे तो आप इसमें 5 जोड़ दो, यही संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब आप देखिए, इसको अगर मैं 5 घटाता तो ये कितना आ जाता, 6, 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 10, 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 15, 5 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 25, 25 छक्के 150, 10 15 हम 150। ठीक है, मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि के की वैल्यू कितनी है, 5। लगाना कैसे है ये आप ध्यान रखिएगा। घटाने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद और इनका डिफरेंस, और जोड़ने के लिए वही अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल निकाल के वहां अंतर निकाल लीजिए। ठीक, अब आपसे सवाल बोल रहा है 2k + 2 और 3k स्क्वायर का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी यही तो होता है, रूट ऑफ ए बी। अब आप देखिए रूट ऑफ ए बी का, अब आप इसकी वैल्यू कितनी है, 2k + 2 की, देखिए 2 पंचे 10 और 2 12, और 3k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 25 और 23 75, मतलब वैल्यू हो गई 12 × 75। ठीक है, अब 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 30 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यह बात जरूर आप लोग याद रखना कि जब कभी यहां इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना घटाया जाए कितना जोड़ा जाए, डजंट मैटर। ठीक है, आपको करना केवल इतना ही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आज के लास्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, चलिए समान धनराशि पर 12% 5/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 1840 रुपए कम है, धनराशि क्या, कुछ नहीं है सवाल। साधारण ब्याज में मैंने आपको क्या बताया, साधारण ब्याज में ब्याज होती है दर और समय का गुणा, और प्रत्येक वर्ष के लिए जो एसआई होती है वो समान होती है। तो पहली स्थिति में जो पहली स्थिति है वो क्या है, 15%, और ये मैं एसआई की बात कर रहा हूं, एसआई की 15% गुणे 3/1/3, मतलब 15 गुणे 3 × 9 और 1 10/3, 3 × 15, मतलब ये यहां पर वैल्यू कितनी है, एसआई कितनी है, 50%। ये तो पहली स्थिति की बात है। दूसरी स्थिति में जो वैल्यू है वो कितनी है, दूसरी स्थिति में देखिए कितनी है, 12%, 12%, 5/1/2, 5/1/2, मतलब 12 गुणे 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2, 2 छक्के 12, मतलब ये कितनी है, 66, ये कितनी है, 66%। और इन दोनों का जो अंतर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 16, और अंतर सवाल में कितना बोल रहा है, 1840। मतलब सवाल ये हो गया कि 16% की जो वैल्यू है वो 1840 रुपए, और आपसे पूछ रहा है धनराशि, मतलब आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो 16 एकम 16, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो 1% बराबर इतना। तो आपको अगर 100% निकालना है तो करना क्या है, 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए, मतलब उत्तर हो जाएगा 11,500 रुपए, और दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर। ठीक है, एसआई में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एसआई बराबर होता है R × T, दर गुणे समय, बस ये याद रखना। ठीक है, जो भी निकलेगा वो प्रतिशत में निकलेगा। ठीक, तो साथियों आज का ये पेपर बहुत ही शानदार रहा, बढ़िया कैलकुलेटिव पेपर था, और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेरा ये सोचना कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसी समय पर एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।